नमस्ते बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला बाई JC रामगढ़ में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 पुस्तक के प्रथम अध्याय लोकतंत्र के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा पाठ्यांश है भारत में लोकतंत्र। तो पूर्वावलोकन करते हुए लोकतंत्र क्या है याद करिए। लोकतंत्र जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। पिछली कक्षा में हमने शासन के और तंत्रों की भी चर्चा की थी, आप पुराने वीडियो से इसको देख सकते हैं। आज हमारा विषय है भारत में लोकतंत्र। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति थी। तो प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र की व्यवस्था थी। लिच्छवी गणराज्य और वज्जी गणराज्यों में लोकतंत्र था और उस समय लोग एक मैदान में, बड़े मैदान में जमा होते थे और सारे सार्वजनिक विषयों पर सहमति से राय बनाकर निर्णय लेते थे। शासकों के चयन में भी उनका हाथ होता था। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। कालक्रम में ये दोनों लोकतंत्र विलीन हो गए और सारे भारत में राजतंत्र आया। फिर युग बीत गए, विदेशियों का शासन आया। अंत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। जब भारत आजाद होने लगा, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र लोगों ने क्यों अपनाया? हमारे नीति नियंताओं ने यह निर्णय लिया कि भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ही अपनाई जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि राजतंत्र की अच्छाइयां और बुराइयां लोग देख चुके थे। अधिकांशतः राजतंत्रीय व्यवस्था में अनुभव अच्छे नहीं थे। तानाशाही जनता के हित में हमेशा नहीं होती है। तो इन चीजों को देखने के बाद लोगों ने तय किया कि लोकतंत्रीय शासन पद्धति ही भारत में अपनाई जाए। फिर क्यों अपनाई जाए? लोकतंत्र की क्या विशेषता है जिसके लिए अपनाई जाए? तो सबसे प्रमुख विशेषता है मताधिकार की समानता। यानी प्रत्येक नागरिक को जो एक निर्धारित उम्र को प्राप्त कर लेता है, उसमें बिना किसी आधार के भेदभाव किए, यानी न जाति, न धर्म, न लिंग, न बोलचाल, वेशभूषा, धर्म, किसी आधार पर भेदभाव किए बिना सारे लोगों को मताधिकार का अवसर मिलता है, एक समान मताधिकार का। इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। व्यक्ति जैसे ही 18 वर्ष की आयु पूरी करता है उसे मताधिकार हासिल होता है। फिर से लोकतंत्र की स्थापना का मूल उद्देश्य है समानता स्थापित करना। एक समानता तो हमने देखा, मताधिकार की समानता। फिर भारतीय संविधान के द्वारा समानता के अधिकार पर बल देने के लिए अनुच्छेद 15 में पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आइए जाने। पहला है कानून की नजर में समानता, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून की नजर में एक समान है। न धर्म, न जाति, न लिंग, न प्रदेश, किसी आधार पर दो नागरिकों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता और भारत का कानून प्रत्येक व्यक्ति पर एक समान ढंग से लागू होता है। इसे कहा गया कानून की नजर में समानता। दूसरे समानता की बात करें तो यह है किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बेरोक टोक आवागमन की स्वतंत्रता। यह समानता पहले हासिल नहीं थी। पहले कई आधारों पर मंदिरों में, सार्वजनिक स्थलों पर, कुओं में कुछ लोगों के आने जाने पर पाबंदी होती थी। सारे लोगों को एक समान अधिकार हासिल नहीं था। भारतीय संविधान ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कि हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, सड़कें,
पार्क, इन सारी जगहों पर जो सार्वजनिक स्थल है वहां किसी भी व्यक्ति को आने जाने से रोका नहीं जाएगा। इसी के साथ एक तीसरा बिंदु है अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ये भारत में बहुत लंबे समय से व्याप्त था। जन्म के आधार पर एक व्यक्ति अगर किसी परिवार में पैदा हो गया तो उसे उसके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। यह बेहद निंदनीय और शर्मनाक स्थिति थी। स्वतंत्र भारत के हमारे नीति नियंताओं ने तय किया कि इस स्थिति को लागू नहीं रहने देना है और इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अब किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करें तो कानून की नजर में दोषी होंगे और दंड के भागी होंगे। अगला है अवसर की समानता, यानी सार्वजनिक पदों पर रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए सारे व्यक्तियों के बीच समानता का भाव रखा गया। किसी भी व्यक्ति को रोजगार के अवसरों से रोका नहीं जा सकता अगर वह उसके उस पद के लिए निर्धारित योग्यताएं, अर्हताएं रखता है। यह कानून की स्थिति तो थी, किंतु वास्तव में लंबे समय से हमारे देश में ये भेदभाव चला आ रहा था। रोजगार के सारे अवसर सबको हासिल नहीं थे। संविधान में व्यवस्थाओं के बाद भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ तो स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि 1989 ईस्वी में 1989 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उसका नाम रखा गया महिला समाख्या। महिला समाख्या कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जीवन स्तर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर उन्हें सबल बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, ताकि वह समाज की मुख्य धारा के साथ चल सके। उनके विकास के लिए कई कार्यक्रम उसमें सम्मिलित किए गए। इसके साथ ही एक योजना आरंभ की गई 1995 में, मध्याह्न भोजन योजना। यह भारत के तमिलनाडु राज्य से शुरू हुई थी। तमिलनाडु राज्य में इसकी सफलता को देखने के बाद अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू किया और 2001 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सारे भारत के सरकारी विद्यालयों में पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शुरू की गई। अब एक प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह समानता के अधिकार को, लोगों के बीच समानता की स्थापना कैसे करेगा। तो हम अपने विद्यालयों को ही देख लें। पहले जातिगत बंधन थे, लोग दो जातियों के बच्चे एक साथ बैठने में संकोच महसूस करते थे, किंतु जब से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शुरू हुई, अब सारे बच्चे एक साथ एक पंक्ति में बैठते हैं और साथ भोजन करते हैं। इससे जाति की दीवारें टूट रही हैं। इसके साथ एक और विशेष लाभ, जो इसका प्रमुख लाभ है, वह यह है कि आर्थिक कमियों के कारण बहुत सारे परिवारों के बच्चे विद्यालयों में नहीं जा पाते थे। बच्चों के माता पिता रोजगार की तलाश में अपने काम पर चले जाते थे, तो ये बच्चे या तो सड़कों में, गलियों में खेल खेल कर समय बिताते थे या फिर माता पिता के साथ उनके रोजगार के स्थलों पर चले जाते थे। मध्याह्न भोजन योजना शुरू होने के बाद बच्चों को दोपहर के खाने की चिंता नहीं रही। उनके माँ बाप भी इस ओर से निश्चिंत हो गए और उन्हें पका हुआ भोजन मिलने लगा। अब माता पिता निश्चिंत होकर अपने कार्य पर जाते और बच्चों को सुरुचिपूर्ण पौष्टिक भोजन विद्यालयों में उपलब्ध होता। हमारे झारखंड जैसे कई राज्यों में तो मध्याह्न भोजन योजना में कुछ नई चीजें भी शामिल की गई, जैसे यहाँ पूरक पोषाहार के रूप में अंडे और फल की व्यवस्था की गई। ऐसा कई राज्यों ने भी अपनाया, झारखंड की देखा देखी। अब एक योजना आने वाली है जिसमें बच्चों को दूध भी दिया जाने वाला है। प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो
ग्रामीण परिवेश, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के बच्चे, वैसे तो शहरी क्षेत्र में भी गरीब बच्चों के साथ ये है कि वो शारीरिक रूप से कुपोषण के शिकार है। उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और अन्य पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते, जिसके कारण उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था। तब पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई मध्याह्न भोजन के द्वारा, और इस व्यवस्था के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होने लग गया, बौद्धिक विकास होने लग गया, और अब वे विभिन्न रोजगार के अवसरों के लिए समान रूप से संघर्ष करने की स्थिति में आ गए। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना एक बहुत ही उन्नत, उम्दा व्यवस्था है जो हमारे देश में समानता की स्थापना के लिए लागू किया गया। अब इतनी सारी चीजें हैं, मगर क्या आज भी समानता की स्थापना हो गई? क्या आज भी सड़कों पर कूड़ा बीनते हुए स्त्री पुरुष और बच्चे नजर नहीं आते, बड़े बड़े बोरे कंधों पर लिए हुए? क्या जब हम रेल में सफर करते हैं तो रेल के डब्बों की सफाई करते हुए वो भी अवैध रूप से छोटे छोटे बच्चे नजर नहीं आते? ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से इसके पीछे निरंतरता एक बड़ी वजह है। और कुछ तो अज्ञान भी है, अशिक्षा का भी प्रभाव है कि माँ बाप बच्चों को विद्यालय न भेजकर ऐसे कामों में लगा देते हैं। इन स्थितियों को रोके जाने की बेहद आवश्यकता है, इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा। इसके साथ ही एक और बात है, असमानता का एक बड़ा कारण है जातिगत आधार पर भारतीय समाज लंबे समय से विभिन्न वर्गों में, विभिन्न खानों में बटा हुआ है। आजादी के बाद तेजी से इसमें सुधार हो रहा है, मगर आज भी यह व्यवस्था काफी हद तक चली आ रही समाज में। और ऐसा नहीं है कि ये केवल ग्रामीण परिवेश में है, ऐसा शहरों में भी देखने को मिलता है। आप अखबारों का विज्ञापन देखें, वैवाहिक विज्ञापन, उसमें लिखा होगा कि इंजीनियर मौर्य के लिए सजातीय कन्या चाहिए, सांडिल्य ब्राह्मण के लिए सजातीय बहू चाहिए, कुशवाहा के लिए उनकी जाति की कन्या या वधू वर चाहिए, भूमिहार के लिए उसके समकक्ष समान जाति में वर या वधू चाहिए। ये क्या बताता है? यह बताता है कि हम केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, पढ़े लिखे शहरी लोगों के बीच भी जातिगत दीवारें आज भी कायम है और इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। अन्य भी कई कारण हैं, जैसे स्त्री पुरुष के बीच में स्त्रियों को सबल करने के लिए, समान रूप से स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मगर अब भी कहीं न कहीं स्त्रियों के साथ भेदभाव नजर आ जाता है। अच्छा, तो हम ये देखें, क्या यह असमानता केवल भारतीय समाज में है? नहीं, यह लगभग विश्व के सारे देश में है। आज के सबसे विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 1950 के पहले वहां रंग भेद चरम पर था। अफ्रीकी मूल के लोग, एशियाई मूल के लोगों के साथ गोरों का भेदभाव नंगा नाच होता था। एक घटना है 1955 ईस्वी की। रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी। वह अपने कार्यस्थल से दिन भर के बेहद थकाने वाले काम के बाद बस में सफर करते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। उसे सीट मिली, वो सीट पर बैठी थी और उसी समय कोई गोरा आया और उसने रोजा पार्क्स से कहा कि आप सीट खाली करें। रोजा पार्क्स ने इनकार कर दिया कि मैं पहले सीट में बैठी हूँ, इस पर मेरा अधिकार है। इस बात को लेकर उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया और इस व्यवहार को देखकर बाकी लोग आंदोलित हुए और एक विशाल आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में चालू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व एक अश्वेत अमेरिकी पादरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की। यह आंदोलन इतना विशाल हुआ, इतना विस्तृत हुआ कि
अमेरिकी समाज में व्याप्त छुआछूत के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध, वहां छुआछूत तो नहीं था मगर भेदभाव था, उस भेदभाव के विरुद्ध वहां के शासन को कानून बनाना पड़ा और वहां समानता की स्थापना के लिए लगातार कई प्रयास किए गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इन्हीं प्रयासों के कारण उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो हम क्या देखते हैं, केवल वहां संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं, रूस में भी ये व्यवस्था थी। वहां बोल्शेविक क्रांति के पहले वहां भी सामंतों और किसानों मजदूरों के बीच बहुत भेदभाव था। क्रांति के बाद समानता की स्थापना वहां भी। तो समानता की अगर हम बात करते हैं तो समानता की स्थापना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति और समाज के हर हिस्से को जागरूक होना होगा, सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, तभी समानता की स्थापना हो पाएगी और लोकतंत्र सच्चे अर्थों में स्थापित हो पाएगा। तब हम कह सकेंगे कि लोकतंत्र हर व्यक्ति के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से किया जाने वाला शासन व्यवस्था है। तो आज मेरे ख्याल से आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। इस कक्षा के समापन के पहले मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूं। पहला कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है जो होनी चाहिए। दूसरा, भारत में लोकतंत्र को ही क्यों चुना गया। तीसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना के क्या क्या लाभ हैं। तो इसके साथ ही एक संदेश के साथ कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना लंबे समय तक रहने वाला है। तो इसके साथ जीना हमें सीखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, हाथ साबुन से धोते रहना है, नाक, मुंह और आंख में उंगलियां नहीं ले जाना है। इसी के साथ आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।